नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कितनी वोटिंग हुई है ये भी आपको बताएंगे। पिछले कुछ साल के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ, यानी कंपैरिजन भी होगा। ये भी समझेंगे कि अगर वोटिंग बढ़ी है, मत प्रतिशत बढ़ा है, तो उसके मायने क्या है, और अगर कम हुआ है तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में आज बात कर लेते हैं ग्वालियर जिले की विधानसभा सीटों। तो ग्वालियर चंबल की राजनीति का मुख्य केंद्र ग्वालियर है। इसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृहनगर ग्वालियर होने के साथ बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी ग्वालियर से आना है। लिहाजा इस बार ग्वालियर जिले की 6 सीटों पर 67.5% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग भितरवार सीट पर हुई है 75%, जो 2018 के चुनाव के मुकाबले 3% ज्यादा है। इस सीट पर लाखन सिंह यादव और मोहन सिंह राठौर के बीच टक्कर थी। भितरवार के बाद जहां सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है वो ग्वालियर ग्रामीण रही। इस सीट पर 74.54% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव की तुलना में करीब 6% ज्यादा है। वहीं बात अगर डबरा सीट की जाए तो यहाँ सुरेश राजे और इमरती देवी के बीच मुकाबला हुआ था और 72.37% वोट डाले गए थे। डबरा में 2020 में हुए उपचुनाव में 5% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। इसी तरह ग्वालियर पूर्व समेत अन्य सीट पर वोटिंग ज्यादा रही या कम हुई, ये भी समझेंगे। तो चलिए आज सत्ता के महासंग्राम में करेंगे ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के मतदान का विश्लेषण और जानेंगे कि आखिर जहां मतदान बढ़ा है वो क्या कहते हैं और जहां मतदान कम हुआ है। हालांकि ग्वालियर की अमूमन सीटों पर मतदान बढ़ा ही है, तो इसको लेकर हम आपको जानकारी भी दे देते हैं। देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको बताते चलेंगे और इसके साथ ये भी समझाते चलेंगे जो मुकाबला हुआ वो रोचक तो था ही, क्योंकि ग्वालियर जिला अपने आप में ही रोचक है। 2020 के बाद से सबका इंटरेस्ट इस जगह पर है और ग्वालियर में न केवल नरेंद्र सिंह तोमर बल्कि खुद सिंधिया के साख दाव पर थी। तो कितना उनका प्रभाव रहा, वो मतदान हो चुका है, मत प्रतिशत सामने आ चुका है। अब तारीख यानी कौन दिवाली मनाएगा 3 तारीख को, इसका इंतजार है। मनोज शर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम ग्वालियर सीट को समझने की कोशिश करेंगे, ग्वालियर जिले की विधानसभा सीटों को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से। बहुत स्वागत धर्मेंद्र जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्पण राउत जी, बहुत स्वागत राउत साहब। कमल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। और मेरे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ कपिल जुड़े हुए हैं। मैं कपिल आपके पास आऊंगी, पहले मनोज सर से हम रिएक्शन लेंगे कि मत प्रतिशत जगहों पर बढ़ा है और ओवरऑल ग्वालियर की हम बात करें तो 67.5% मतदान यहां पर हुआ है। मनोज सर, 6 विधानसभा सीटें, लेकिन ग्वालियर इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े नाम और खुद सिंधिया की साख यहां पर दाव पर है। यह निश्चित तौर पर देखिए, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उपचुनाव में हमने देखा है कि उतनी शायद सफलता बीजेपी के खाते में आई नहीं। और इस बार भी यहाँ सिंधिया की साख पूरी तरह से दांव पर लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि 2018 की जो स्थितियाँ थी वो उसके उसी तरह से उसका प्रदर्शन रहे, या 2020 का जो उपचुनाव में उसने जो कुछ और सीटें हासिल कर ली थी वो उसी तरह से वहाँ का उसका परफॉर्मेंस रहे। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है, क्योंकि जो पिछली बार ग्वालियर चंबल से उसको जो नुकसान उठाना पड़ा था, विंध्य ने उसकी भरपाई कर दी थी। लेकिन जिस बार विंध्य में हमने देखा कि बीजेपी के पास 26 सीटें थी और बीजेपी खुद मानकर चल रही है कि यहाँ बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ नुकसान निमाड़ में हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास ज़्यादा क्षेत्र बचे नहीं जहाँ से वो भरपाई करे। यही कारण हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस की हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने वहाँ दौरे किए, तमाम सारे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने वहाँ डेरा डाला। बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने वहाँ प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सिंधिया के आने के बाद जो ग्वालियर महापौर का पद है, जो 55 साल बाद बीजेपी को गंवाना पड़ा था। उपचुनाव में हमने देखा था कि चाहे हमने डबरा सीट की हम बात करें, वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए ज़रूर एक और सीट है प्रवीण पाठक वाली ग्वालियर दक्षिण, वो कह सकते हैं कि समीक्षा गुप्ता की नाराज़गी के कारण बहुत कम अंतराल से बीजेपी वहाँ से चुनाव हारी थी। या सतीश सिकरवार जो बीजेपी से चुनाव हारे थे, बाद में उपचुनाव में कांग्रेस पे चुनाव पर लड़े, वो मुन्नालाल गोयल को हराकर विधायक बने वो। और एक बार फिर से उनका सामना माया सिंह से है, जो कि पिछले चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। तो बीजेपी पूरा प्रयास करेगी कम से कम ग्वालियर जिले के अंदर वो कम से कम जो पिछली स्थिति थी कि कांग्रेस के पास 4 सीटें और उसके पास 2 सीटें, तो उसको बढ़ाने का निश्चित तौर पर प्रयास करेगी। बिल्कुल। मेरे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटें जहां पर दौरे भी ताबड़तोड़ हुए, सभाएं हुई, लेकिन यहां पर खासतौर पर सिंधिया का फोकस इसलिए भी था क्योंकि अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ग्वालियर से सबसे ज्यादा वोट परसेंट निकालना था, लेकिन वोट परसेंट देखा तो 67 सामने आया है। किस तरह के मुद्दे थे जब चुनावी समय पर और जब बूथों पर जनता पहुंची, तो कौन से वो हाईलाइटेड मुद्दे थे जिन पर जनता का ज्यादा आकर्षण था
ज्यादा आकर्षित हुई जनता? कपिल, जल्दी से। जी पारुल, आपको बता दूं कि ग्वालियर शहर की 6 विधानसभाओं में तो शुक्रवार 17 नवंबर को जिले के करीबन 17 लाख मतदाताओं में से 10,96,578 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। इस प्रकार देखा जाए तो 67% मतदाताओं ने ईवीएम मशीन में बटन दबाकर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनाव में मत दर्ज कराया, जो कि 2000 विधानसभा के चुनाव से करीबन 4% अधिक मतदान हुआ। आपको बता दें 2018 के विधानसभा में 64% मतदान हुआ था, जो कि इस बार बढ़कर करीबन 67.5% मतदान हुआ है। ग्वालियर जिले की अगर ये बात करें तो भितरवार सीट में सबसे ज्यादा 75% मतदान हुआ है। उसके बाद ग्वालियर डबरा विधानसभा में करीबन 72%, ग्वालियर ग्रामीण में 74% और ग्वालियर 15 विधानसभा की यदि बात करें तो 65% मतदान यहाँ पे दर्ज हुआ। ग्वालियर दक्षिण में 63% और वहीं अगर बात करें ग्वालियर पूर्व की तो यहाँ पे 57% मतदान हुआ है। जो जनता के बीच में कौन से लोकप्रिय मुद्दे थे वो बताइए। जी पारुल, इसमें देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में या महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और मतदान में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जमीनी मुद्दों की अगर बात की जाए तो जमीनी मुद्दे इस बार कह सकते हैं कि सड़क, भ्रष्टाचारी और अति खराब सड़कों की समस्या, गंदे पानी की समस्या को लेकर जनता हमेशा मतलब रोष में रहती है। इसको लेकर कई विधायक प्रत्याशी तमाम ऐसे वायदे थे जो कि जनता के बीच में मतलब करते आ रहे थे। इमरती देवी ने जैसे अपने क्षेत्र में एक नया स्थानीय मुद्दा उठाया है, जो कि डबरा विधानसभा को जिला बनाने की मांग की है। वही प्रद्युमन सिंह तोमर जैसे नेता जो गरीबों के लिए जेसी मिल के मजदूरों के लिए एक अहम मुद्दा उठाते रहे कि उनको अपना मतलब जिन्होंने घर बदला उनकी भी साख दाव पर है। और हमने ये भी देखा कि कई सारे मुद्दे, और खुद इमरती देवी जब मैदान में दोबारा आई तो ये माना जा रहा था कि इमरती देवी ने जब चुनाव हार भी गए उसके बाद भी अपना काम, अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, वो मेहनत से डटी रही। बहरहाल नतीजे बताएंगे। अर्पण जी, कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर जिसमें हमने देखा है चुनावी वक्त पे गद्दार शब्द का इस्तेमाल भी होने लगा और उसके बाद सिंधिया जी ने भी ट्विटर पर अपनी झड़ी सफाई की लगा दी। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये मत प्रतिशत जो महिलाओं का भी हम देख रहे हैं कि डबरा, भितरवार और इसके साथ ग्वालियर ग्रामीण यहाँ पर बढ़कर सामने आया है, क्या आकलन कर रहे हैं? जल्दी से सर, ऑडियो म्यूट कीजिए सर, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए, म्यूट है शायद। हाँ जी, कहिए सर। अर्पण जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है अर्पण जी की, हम लौटेंगे अर्पण जी आपके पास। जी कहिए अर्पण जी। सर अनम्यूट कीजिए, आपका डिवाइस म्यूट है शायद। लौटूंगी मैं आपके पास। जी कहिए सर, जल्दी से। हाँ कहिए। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि जो महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये जो लाडली लक्ष्मी बहना जो इनका जो चला था, जो इनकी योजना, इसको लेके कहीं ना कहीं ये असर डालेगी जी। और ये जितने भी मतलब आप देखें खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ जहाँ मतलब ये जो महिलाओं का प्रतिशत देख रहे हैं लगातार, यहाँ मतलब जैसे भितरवार देख लें, हम ग्रामीण देख लें, इन क्षेत्रों में महिलाओं का परसेंट बढ़ने से एक हम मान सकते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव है। और कहीं ना कहीं वोट परसेंट पूरे जिले में जिस हिसाब से 67% गया है, तो लगता है कि कोई अंडर करंट कोई चीज ऐसी है जो मुझे लगता है कि वो 3 तारीख को समझ में आएगी। अंडर करंट है आपका मानना है, और मत प्रतिशत पर भी हम समझने की कोशिश करें। बाकी मेहमानों की तरफ जा रहे हैं, मनोज जी से भी हम और इन चीज़ों को और भी समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी, और कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आऊंगी, क्योंकि साख दाव पर आपके नेताओं के है, तोमर साहब हो, सिंधिया साहब हो, और कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं। अभी अर्पण जी भी कह रहे हैं कि अंडर करंट है, जैसे समझना फिलहाल मुश्किल है, वो 3 तारीख को ही जब क्लियरिटी आएगी तब समझ में आएगा। बाकी जान लीजिए क्या कहिएगा कमल जी। सर डिवाइस, हाँ जी कहिए। वो ये था कि जनता में न तो सरकार हटाने का कोई करंट था और न नई सरकार बनाने का करंट था। ये अंडर करंट जो चला है वो लाडली बहना योजना का पूरा अंडर करंट है। जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया है, मैंने तो ये देखा कि महिलाएं खुद तो मतदान करने जा रही थी, अपने आस पड़ोस की महिलाओं को भी निकाल करके वो ले जा रही थी और मतदान करा रही थी। इसका अर्थ ये है कि लाडली बहना ने बहुत हद तक महिला कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया है, वो उससे प्रभावित है और वो भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान करके आई है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस अंडर करंट का नतीजा आप 3 दिसंबर को देखेंगे। मनोज जी मानते क्या हैं आप इस बात को? लेकिन कमल जी ये हो सकता है ना, अंडर करंट नारी सम्मान का भी हो सकता है कि 1500 रुपए, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में। नहीं देखिए, सीधे पैसे डालना और एक फॉर्म भरवाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जब महिलाओं खाते में 1250 रुपए आए
और उनको ऐसा लगा कि 1250 बढ़ के हमारे 3000 होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उनके एक परिवार में कभी 3 महिलाओं के पास या 2 महिला को से पैसे आ रहे थे, एक फॉर्म भरवाना और सीधे उनको कैश का लाभ देना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो मैं मानता हूँ अंडर करंट लाडली बहना योजना का, जिनका पैसा उनको बराबर से मिल रहा था और अपनी छोटी मोटी जरूरतें हैं उनके माध्यम से पूरे कर रही थी। तो अगर ये महिला अंडर करंट है तो क्या मान के चलें फिर माया सिंह और इमरती देवी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कांटे के मुकाबले में फंसी हैं, वो ये सीट निकाल पा रही हैं? देखिए, आप पर्टिकुलर किसी सीट के बारे में कहेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में जो ट्रेंड नजर आया है, हर सीट का अलग अलग समीकरण चूंकि आप होता है। जिला अध्यक्ष भी रहे, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हर सीट का समीकरण अलग अलग होता है। कहीं किसी मुद्दे पर चुनाव फंसता है, कहीं किसी मुद्दे पर चुनाव फंसता है, कहीं आंकड़े कहीं और होते हैं। लेकिन जो पूरे मध्य प्रदेश का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के ऐसा किया है, तो मैं समझता हूँ कि लाडली बहना ने और हमारे विकास कार्यों शिवराज सिंह जी के चेहरे ने बहुत बड़ा काम किया। और इस संचल में भी सिंधिया जी के चेहरे ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी के चेहरे ने और माननीय शिवराज सिंह जी के चेहरे ने बहुत बड़ा काम किया। धर्मेंद्र जी, आपका क्या मानना है? उनका कहना है कि अंडर करंट रहा लाडली बहना योजना, और हमने अगर वोटर का मूड भी समझने की कोशिश करें तो शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने, क्योंकि खासतौर पर फायदा लाडली बहना योजना का उनके खाते में जा रहा था, तो ये वाकई वही अंडर करंट तो नहीं है जो अभी अर्पण जी भी बता रहे थे? बिल्कुल अंडर करंट है। भाजपा को हटाने के लिए ग्वालियर चंबल की पूरी जनता आक्रोशित है। उसका सबसे बड़ा कारण महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुछ मीर जाफर जयचंदों की गद्दारी का भी बड़ा मुद्दा है। आपको ग्वालियर जिले की 6 की 6 सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ दिखाई देगा। 3 तारीख का इंतजार करिए। 3 तारीख को ग्वालियर की जनता भाजपा की 6 की 6 सीटों पर शून्य लगाने वाली है। उसका मुख्य कारण है ना इनका यहाँ संगठन दिखा, ना इनके लोगों ने यहाँ ढंग से काम किया। गुटबाजी इस कदर हावी थी। पारुल जी, कपिल जी आपके संवाददाता हैं जुड़े, आप उनसे पूछिए। नरेंद्र सिंह जी के जितने भी समर्थक थे वो दिमनी में चले गए थे। सिंधिया जी के समर्थक सिंधिया समर्थकों के पीछे लगे थे। कुछ भारत सिंह जी को निपटाने में लगे थे, कुछ इधर माया सिंह जी को निपटाने में लगे थे। आपस की गुटबाजी में पूरी की पूरी भाजपा उलझी हुई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से काम कर रहा था। आपने कहा लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव है, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, महिला वोटिंग परसेंटेज पिछली बार भी उतना ही था जितना इस बार है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे अलग अलग बाइफरकेट करके, तो पुरुषों का मतदान ज्यादा बढ़ा है महिलाओं की अपेक्षा। क्योंकि पिछली बार जितनी वोटिंग महिलाओं ने किया था उतना ही वोटिंग इस बार किया है। आपको पता नहीं कहां से महिलाओं की तो धर्मेंद्र जी, इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए कि वोटिंग की है 500 रुपए में गैस सिलेंडर लेने के लिए, तो मान लीजिए, तो फिर वो वोटिंग बढ़ी हुई रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है उसको 500 रुपए में लेने के लिए? नहीं, तो फिर ये वोटिंग बढ़ी हुई रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है? सम्मान प्राप्त करने के लिए, 100 यूनिट बिजली फ्री लेने के लिए। और यहाँ की महिलाओं में तो एक बात सरेआम है, चर्चा करती हैं, आप यहाँ आएंगे बात आपको सुनाई देगी कि ये 18 साल का झूठा जुमलेबाज मामा शिवराज आखिरी 2 महीने में हमें याद करता है और 18 साल से हमारा शोषण कर रहा है। कमलनाथ जी पर यहाँ की जनता को विश्वास है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसका आपको परिणामों में साफ साफ असर दिखाई देगा। नहीं तो अगर आपकी स्कीम इतनी अट्रैक्टिव थी तो फिर ये वोटिंग परसेंट बढ़ा क्यों नहीं महिलाओं का? बढ़ा है ना महिलाओं ने। अभी आप कह रहे हैं कि पिछली बार जितना ही है, लेकिन जो ट्रेंड उनका पिछली बार था वही ट्रेंड इस बार है। लेकिन पुरुषों ने उससे ज्यादा बढ़कर हिस्सेदारी ली है और उसका कारण है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की 50% कमीशन के खेल की सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 10,000 करोड़ के जो भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल हुए, इससे आक्रोशित होकर यहाँ की जनता ने इनको हटाने के लिए। तो आपको लगता है वीडियो से इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि वीडियो तो सुरेश राजे के भी आए थे और ऐसे आए थे जिसका जिक्र भी नहीं कर सकते। से इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। जो 50% की कमीशन खोरी इन्होंने यहाँ सड़क से लेके पुल पुलियों से लेके, धर्मेंद्र जी काफी अच्छे प्रवक्ता हैं और सवालों को कैसे गोल करना है बहुत अच्छे से जानते हैं। मनोज जी ने जो सवाल पूछा उसको आप भ्रष्टाचार पर ले गए। वीडियो की बात करें, अगर वीडियो से ही मतदान हुआ है तो सुरेश जी का वीडियो फिर कहां जाएगा? उसको भी तो काउंट करिएगा। व्यक्तिगत वीडियो से और
जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के चोरी के पैसे से भ्रष्टाचार करना बहुत बड़ा लेकिन अंतर है। उसी में दिग्विजय सिंह ने कहीं जोड़ रहे हैं उसी वीडियो में दिग्विजय सिंह पक्ष में आ गए। स्तंभ है, आपने उनके भ्रष्टाचार पर कभी चर्चा की? 100, 200, 500 करोड़ की तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आलू सब्जी। धर्मेंद्र भाई, ये वीडियो मीडिया नहीं दिखाए हैं, लेकिन जो आपके, अरे सुन तो लीजिए, जो आप, अरे सवाल तो सुन लीजिए कि जो आपके अधिकृत ट्विटर हैंडल से जो वीडियो जारी किया गया था उसमें भी लिखा गया था कि कांग्रेस इसकी पुष्टि नहीं करती है, और उसके बाद में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी की अंदरूनी साजिश है। जांच करें आप, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अरे तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये भाजपा की अंदरूनी साजिश है, आप लोग को उजागर करिए। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं ना, तो उनके बेटे ने एफआईआर करा दी, आपको कराना थी। और आप बड़ी बारीकी से पैनी नजर रखते हैं इन मामलों पर। अब तो मैं कह रहा हूँ कंप्लेन नहीं हुई। धर्मेंद्र जी सुनिए ना, कंप्लेन नहीं की आपने, दिक्कत ये हो गई, इसलिए डाउटफुल हो गए आप। देखिए, उनके बेटे ने तो एफआईआर करा दी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। और दिग्विजय सिंह ये कह के उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि ये बीजेपी की अंदरूनी साजिश है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वीडियो है वो साजिश का नतीजा है। मनोज जी, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़कों पर है। ये वीडियो नाराज भाजपा ने लीक किया, महाराज भाजपा ने लीक किया, शिवराज भाजपा ने लीक किया, किसने किया ये भाजपा वाले जाने। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोग आकर एफआईआर करे, इस सच का पता तो लगा है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी ग्वालियर को साख पर लिया है। उन्हें भी ये लग रहा है कि जैसे कि हम देख रहे थे कि कमलनाथ के क्षेत्र में बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना पावर रख लिया था, पूरा पावर सेंटर बना दिया था, और अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी ये शायद साख का सवाल ले लिया है कि अगर सिंधिया को जवाब देना है तो ग्वालियर जीतना। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरी कोशिश धर्मेंद्र जी यहाँ पर लगा रहे हैं, हालांकि अब मतदान नहीं है धर्मेंद्र जी, काम डाउन। तो इसलिए अब समझने की कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि इनका कहना है कि मत प्रतिशत डाउन हुआ, तो क्या जनता ने, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में महिलाओं ने वोट कास्ट किया है, तो जनता ने दोनों की, क्योंकि हमने जब घोषणा पत्र पर भी जिक्र किया था मनोज जी, तो भी सिमिलर ही योजनाएं थी, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं था, तो वोटर्स को आकर्षित क्या हुआ है, किस चीज को लेकर वोटर बाहर निकला है मनोज जी? देखिए, दो चीजें, अगर हम उसको वोटिंग शेयर की बात करें तो कई बार लगता है कि पिछले मुकाबले बराबर है, लेकिन हर 5 साल में जो वोटर, नया वोटर बढ़ जाता है, वो जो वोट करता है, तो कई बार हमको परसेंटेज उतना ही दिखता है, लेकिन आप जब आप नंबर ऑफ वोट्स में जाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन उसका अलग दिखाई देता है। जैसे 2018 में कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था, भले कम, उतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो केवल 50,000 के आसपास वोट बीजेपी का ज्यादा था। राजस्थान में आधा फीसदी वोट का अंतर था, लेकिन कांग्रेस की सीट गई थी 99 और बीजेपी 73 पे खड़ी हो गई थी। कर्नाटक में हमने देखा था कि बीजेपी का वोट शेयर उतना ही था, लेकिन जेडीएस का जो वोट शेयर था वो कम होके कांग्रेस के साथ गया, तो हमने देखा एक तरफा कांग्रेस की वहाँ जीत हुई थी। ये हमने गुजरात में देखा कि कांग्रेस का थोड़ा सा वोट शेयर नीचे गया, आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंध लगाई, तो बीजेपी ने 85% सीटें वहाँ की जीत ली। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि अगर कोई एक आपका उम्मीदवार है वो 50,000 वोट से सीट जीत जाता है, लेकिन आपके जो 10 उम्मीदवार है वो 5,000 से 1,000 से वोट से अगर हार जाते हैं, तो कई बार होता है कि आपको नंबर ऑफ वोट में दिखेगा कि इस पार्टी को ज़्यादा मिला है, लेकिन सीटें उसकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटी मार्जिन से वो चुनाव जीत जाते हैं और बड़ी मार्जिन से आप 1-2 सीट जीतते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये वोट शेयर जो भी अर्पण भी कह रहे थे, ये 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन इतनी जाहिर बात है कि अगर ये ग्रामीण अंचल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो ये कहीं ना कहीं लाडली बहना का इसमें आपको जरूर असर दिखेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि इनमें से ज़्यादातर वो है कि जिनको प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि 5 साल के लिए राशन मिलेगा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के ज़्यादा हितग्राही जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और जो इसमें लाडली बहना के साथ एक और कहा था, जो मैनिफेस्टो जिस दिन बीजेपी ने जारी किया था कि लाडली बहनाओं को आवास भी मिलेगा, हालांकि इनमें से कईयों को मिल चुके हैं, लखपति बनाने की बात बिल्कुल। बाद में तो ये मुझे लगता है इसका जो कह रहे थे अर्पण जी भी कि इसका अंडरकरंट तो है, और ये 3 तारीख को दिखेगा, क्योंकि ये केवल ग्वालियर चंबल का पैटर्न नहीं है, हमने कमोबश पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि बहनों के वोट, महिलाओं के वोटों में वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और अगर वो सरकार के खिलाफ होता तो जो सर्वे भी बता रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है, वो फिर ऐसे नहीं होती, फिर वो 2003 जैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती कि कांग्रेस या तो 150 के पार जाती या तो बीजेपी 150 के पार जाती। तो नेक टू नेक फाइट है, तो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं सारी चीजों का असर है, वो ऐसा नहीं कि केवल लाडली बहना का असर है, कहीं आपको महंगाई का भी असर देखने को मिलेगा, कहीं आपको बेरोजगारी का भी असर देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर। कमल जी,
कोई पक्ष में गया, कोई विरोध में भी गया, ये भी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि माया जी और इमरती जी का चुनाव फंस भी सकता है। ऐसे में अगर कुछ योजनाएं आपकी काम कर रही हैं तो कहीं गुस्सा भी था, आक्रोश भी था। कमल जी, आसान नहीं है, नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मतदान से पूर्व ऐसा कोई ट्रेंड नजर नहीं आया कि भाजपा की सरकार जनता हटाना चाहती हो या कांग्रेस सरकार लाना चाहती हो। ये जो योजनाओं का लाभ है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को छत मुहैया करा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, लाडली बहना योजना है, जो नव मतदाता है वो लगभग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा ज्ञानी नहीं, ज्योतिषी नहीं हूँ। जिस तरीके से धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, शायद परिपक्वता की कमी है। हमको 3 दिसंबर को विचार करना चाहिए। 3 दिसंबर को पता लग जाएगा कौन परिपक्व है, कौन अर्पण जी, फ्रीबीज कितना काम किया है ग्वालियर में? क्या ग्रामीण अंचल में जो जनता है, फ्रीबीज इफेक्ट हुआ है वहां पर? क्योंकि दोनों ही तरफ से बम्पर ऑफर चल रहे थे दिवाली वाले। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि हम बात करें, एक मिनट कमल जी, मैं कहना चाहूंगा कि हर सीट की अलग अपनी आंकड़े हैं, एक अलग उनकी सबकी कहानियां हैं। हम सोचें कि वोटिंग परसेंट यदि भितरवार में ज्यादा है और पूर्व में कम है, तो हर जगह की अपनी वोटिंग की तरीके हैं और यहाँ अलग अलग समीकरण बने हैं। जैसे पूर्व में आपको बता दूं कि आप यदि जैसे लाडली लक्ष्मी योजना को लेके हम इतनी बातें कर रहे हैं, पर हमने कभी 2 अप्रैल हिंसा और दलित आंदोलन की हमने कभी बात नहीं करी। ये आप समझ लीजिए, इतना बड़ा अंडर करंट था जो इतना बड़ा डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर नहीं पाई। दूसरा, गुर्जर आंदोलन जो हुआ, ये इतना बड़ा सरकार के खिलाफ मूवमेंट रहा, इसको अभी बीजेपी समय रहते नहीं कवर कर पाई। तो ये 2-3 इतने बड़े मुद्दे थे। दलित वोट बैंक आप खुद समझती हैं, सब जानकार लोग बैठे हैं, सब राजनीति अच्छा मतलब माहिर लोग हैं। आप समझेंगे कि ये जो दलित आंदोलन जो हुआ था 2 अप्रैल कांड जो ग्वालियर में हुआ, इसके बाद दलित वोट बैंक किस तरह से बीजेपी सरकार के विरोध में गया, कांग्रेस का सपोर्ट बना। तीसरा चेहरा यहाँ पे मध्य प्रदेश में बसपा न होने से आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं किया कि लोगों ने। बसपा का जो भी मुझे लगता है भिंड और पूरब में ही प्रत्याशी ठीक ठाक थे, जो मतलब कुछ वोट यहाँ सभा करने की स्थिति में थे, तो थोड़े बहुत शिफ्ट हो सकते हैं। पर आप समझेंगे कि दलित वोट बैंक कांग्रेस पे शिफ्ट हो चुका। गुर्जर आंदोलन जो हुआ, इसमें जिस हिसाब से 300-400 के मुकदमे दर्ज हुए, इतना बड़ा मतलब मूवमेंट बना, यहाँ का प्रशासन का फेलियर रहा, कलेक्टर का इन सबका, कि तो ये चीजें बड़ी मायने रखने वाली हैं, इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये 3 दिसंबर को ये भी अंडर करंट मुझे लगता है कि ज्यादा काम करेगा। बिल्कुल। कपिल, अभी अर्पण जी ने जो कहा, गुर्जर आंदोलन, दलित को लेकर वोटर का शिफ्ट होना और उसके अलावा डैमेज कंट्रोल बीजेपी का नहीं कर पाना, और ये भी सवाल उठा कि किसका गुट किस तरफ अपने समर्थकों को ले गया। दिल्ली की बात हुई, सिंधिया जी की बात हुई, सभाओं में जो भीड़ दिखी, अगर वो अलग अलग सभाओं में हम देख रहे थे, सिंधिया जी तो अलग अलग सीटों पर भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, इन मुद्दों का कितना असर दिखा कपिल? जी, अगर बात की जाए मुद्दों को लेकर और चुनाव में गुटबाजी को लेकर, तो ये दोनों ही एक अपने आप में अलग अलग मैटर होते हैं। अगर मुद्दों को साइड में कर दे और गुटबाजी पे अगर इस 2023 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए, तो गुटबाजी इसमें बीजेपी से बढ़कर कांग्रेस में देखी गई है। ग्वालियर विधानसभा की यदि हम बात करें तो वहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सुनील शर्मा जी को बनाया था। इनके अपोजिट में 5 तोमर इनके विरोध में यहाँ से उपस्थित थे, यहाँ से खड़े हुए थे, और वो चुनाव के एंड तक भी इनके साथ में नहीं दिखे। ठीक है ना। और वहीं उसके बाद में अगर बात की जाए अपने डबरा विधानसभा की, तो डबरा विधानसभा में भी सुरेश राजे का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उससे काफी मतलब विरोध चल रहा था। तो पार्टी के और भी कई ऐसे नेता थे जो उसमें टिकट के दावेदार बने थे, उनका भी विरोध यहाँ पे मतलब देखने को पूर्ण रूप से मिला था। वहीं बीजेपी की अगर इसमें बात की जाए तो बीजेपी में कहीं ना कहीं मुन्ना लाल गोयल का एक मेरे ग्वालियर पूर्व विधानसभा से विरोध प्रकट हुआ था। अभी उसके बाद में कहीं ना कहीं सिंधिया जी ने उनको अपने खेमे में मिलाकर अपने साथ में रखा और माया सिंह के साथ में उनके कंधे से कंधे मिलाकर पूरे चुनाव में उन्होंने काम किया। तो मतलब ये देखा जाए तो मुद्दों को अगर साइड में रखा जाए तो गुटबाजी ग्वालियर में अगर देखी जाए, ठीक है, आप ही की बातों पर एक रिएक्शन में दोनों का ले लेती हूँ और उसके बाद मनोज जी आपके पास आऊंगी। कमल जी कहिए। जी बताइए। कपिल जी की बात को आप सुन पाए? कपिल कह रहे हैं कि माया जी के साथ गोयल साहब को, मुन्ना लाल साहब को साथ में रखा, तब जाके आप थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए, और बाकी जगहों पर इमरती जी की अभी हम चुनाव देखें तो वहां पर भी कुछ स्थितियां ठीक नहीं लग रही हैं उनको। ये देखिए क्या है कि जिस तरीके से मुन्ना लाल जी ने वहां पर काम किया माया सिंह जी के लिए,
वो वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसा लग रहा था कि मुन्ना लाल जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी है, सब पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर एकजुट होकर पार्टी लड़ती है। जैसा कि अभी कपिल जी ने कहा, मैं भी ये बात कहने वाला था कि सुनील शर्मा के टिकट के बाद में वहां 7 तोमरों ने संयुक्त प्रेस वार्ता ली और सुनील शर्मा का विरोध किया। सुनील शर्मा चुनाव जीत रहे हैं, पहले अपने अंदर ठीक है, लेकिन लखन सिंह यादव की सीट क्या मोहन सिंह राठौर निकाल पा रहे हैं? आपके यहाँ अलग पर ग्रोह भी तो चलते कांटे की फाइट है। हैं, दिव्य सिंह का ग्रोह है, एक दूसरे कपड़े फाड़ते हैं, ये कहते हैं कि कपड़े फाड़ो उनके जाके दिव्य सिंह के, जयवर्धन सिंह के। तो आप अपने आप को देखो, फिर आप किसी पर टिप्पणी ठीक है, करिए। ठीक है। धर्मेंद्र जी 30 सेकंड सर। धर्मेंद्र जी। पारुल जी, ग्वालियर की जनता ने बड़ी सोच समझकर मतदान किया है। उसका कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्वालियर चंबल को ठगने का काम करते रहे। किसी जमाने में ग्वालियर चंबल उज्जैन और जबलपुर से आगे था, और आप मानकर चलिए कि इंदौर भी सुनील पीछे शर्मा सुरेश राजे के लिए भी कपिल कह रहे हैं वहां परिस्थितियां ठीक नहीं है। उसको पीछे ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। 57 साल मेयर सुनील शर्मा और सुरेश राजे के लिए स्थितियां ठीक नहीं है, कपिल जी बता रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा। इन सब मुद्दों को देखकर ग्वालियर की जनता ने भारतीय जनता गप कर जाते हैं आप धर्मेंद्र जी, ये बड़े माहिर हैं आप इस मामले में, सवाल गप कर जाते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आप कई सारे मुद्दे हैं ग्वालियर में, लेकिन ग्वालियर ही सबसे ज्यादा फोकस में रहा क्योंकि बड़े नाम भी थे, सिंधिया भी थे, और कांग्रेस के लिए भी ये साख का सवाल बन गया था। 3 तारीख को क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो ग्वालियर चंबल की हम पूरे बात करें, केवल ग्वालियर की बात करें, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन 2018 के मुकाबले बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सिंधिया ने अपनी ताकत झोंकी है, और आखिर में हमने देखा कि प्रियंका गांधी जो ग्वालियर में आई, लेकिन उन्होंने विंध्य में जब वो थी तब उन्होंने सिंधिया पर सीधा हमला बोला जी। तो ये बताता है कि उन्होंने अपनी रणनीति थोड़ी बदली, और जो नीचे अंडर लेवल पर जो काम किया सिंधिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, क्योंकि उनको भी अपनी साख का सवाल था, उनको ये पता है कि अब कांग्रेस के रास्ते उनके लिए बंद हो गए, और वो जिस उम्र के, जिस दौर में अभी 50-55 साल उनकी उम्र है, तो अभी लंबी उनको राजनीति खेलना, और उनको पता है कि अगर ग्वालियर चंबल में वो अच्छा नहीं कर पाए तो फिर जिस उम्मीद के साथ बीजेपी उनको लाई थी वो पूरी नहीं हुई अगर, तो बीजेपी उनको किनारे करते भी देर नहीं लगेगी, फिर उनकी हैसियत पार्टी वही हो जाएगी जो वरुण गांधी और मेनका गांधी की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो मनोज जी ने भी डिटेल में विश्लेषण किया और हमने बताया आपको किस तरह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया फैक्टर अभी भी कितना काम कर रहा है, और सिंधिया खुद भी कोशिशें कर रहे थे कि ग्वालियर में उनको अपनी साख बचानी है, क्योंकि आगे उनका राजनीतिक भविष्य ग्वालियर से उठता हुआ नहीं दिख रहा है। वरना जैसे कि मनोज जी भी बता रहे थे कि बाकी लोगों की तरह भी कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन भी हो सकती है। हम बात करें मतदान की, तो मतदान प्रतिशत सामने जो आया, कई सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो कई सीटों पर डाउन भी हुआ है। कई सारी ऐसी योजनाएं जिसमें लाडली बहना भी थी, लखपति बनाएंगे बहनों को, ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वहीं नारी सम्मान योजना, और साथ ही साथ दलित और गुर्जर आंदोलन, ये भी वहां पर फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे। लेकिन कौन सा बड़ा फैक्टर रहा, किस मुद्दे ने जनता को ज्यादा आकर्षित किया, ज्यादा आक्रोशित किया, ये 3 तारीख को पता चलेगा। कई मुद्दे थे जिन पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, और कांग्रेस और बीजेपी से भी काफी आक्रोश दिखाई दिया। आपने देखा किस तरह से एक दूसरे को मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा रही थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।